वसीयत। जैसे ही बारोआ बाहर गया, नोर्तियर ने वेलांतिन की ओर एक शरारत भरी रुचि से देखा, जो आने वाले किसी संकट का संकेत दे रही थी। युवती उस दृष्टि का अर्थ समझ गई। विलेफोर भी समझ गया, जिसकी भौहें गहरे क्रोध से सिकुड़ उठीं। वह बैठ गया, रोगी के कक्ष में ठहर गया और प्रतीक्षा करने लगा। नोर्तियर उसे पूर्ण उदासीनता से देखता रहा, पर आंख के कोने से उसने वेलांतिन को संकेत दे दिया था कि ठहरो और चिंतित मत हो। पौन घंटे बाद सेवक एक नोटरी को साथ लेकर लौट आया। मोन्सियो, विलेफोर ने औपचारिक अभिवादन के बाद कहा, आपको यहाँ उपस्थित मोन्सियो नोर्तियर दे विलेफोर ने बुलवाया है। सामान्य पक्षाघात ने उन्हें अंगों और वाणी दोनों के उपयोग से वंचित कर दिया है। केवल हम ही अत्यंत कठिनाई से उनके विचारों के कुछ अंश समझ पाते हैं। नहीं, मोन्सियो, मैं अपने दादा जो कुछ कहते हैं सब समझती हूँ। सही कहा, बारुआ बोला। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, जैसा मैंने इस सज्जन से यहाँ आते समय कहा। नोटरी ने विलेफोर से, फिर वेलांतिन से मुड़कर कहा, मोन्सियो, और आप भी, मादेमोअजेल, मुझे यह कहने दीजिए कि यह उन परिस्थितियों में से है जहाँ कोई विधिवेत्ता, चाहे जो हो, बिना अत्यंत जोखिमपूर्ण उत्तरदायित्व उठाए आगे नहीं बढ़ सकता। किसी विधिक कृत्य को वैधानिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रथम शर्त यह है कि नोटरी पूर्णतः आश्वस्त हो कि उसने कृत्य करने वाले व्यक्ति की इच्छा को निष्ठापूर्वक अभिव्यक्त किया है। अब मैं स्वयं उस स्वीकृति या अस्वीकृति के विषय में निश्चय नहीं कर सकता जो एक ऐसे ग्राहक से संबंधित हो जो बोल नहीं सकता, और चूंकि उसके मौन की स्थिति में मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं जान सकता कि वह कुछ चाहता है या नहीं चाहता, अतः मेरी भूमिका निष्फल, बल्कि अवैध सिद्ध होगी। नोटरी जाने को हुआ और राज अभियोजक के होठों पर विजय की मंद मुस्कान तैर गई, पर नोर्तिएर वेलांतिन को ऐसी व्यथा भरी दृष्टि से देख रहा था कि वह तुरंत आगे बढ़कर नोटरी और द्वार के बीच खड़ी हो गई। मोन्सियो, उसने कहा, जिस भाषा में मैं अपने दादा से संवाद करती हूँ उसे सरलता से सीखा जा सकता है, और जैसे मैं उसे समझती हूँ वैसे ही कुछ ही मिनटों में मैं आपको भी समझना सिखा सकती हूँ। बताइए, आपकी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? जो कुछ हमारे कृत्यों को विधिक रूप से मान्य बनाने के लिए आवश्यक है, नोटरी ने उत्तर दिया, अर्थात ग्राहक की स्वीकृति या अस्वीकृति की निश्चितता। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होकर भी साक्ष्य दे सकता है, पर उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। तो मोन्सियो, दो संकेत आपको निश्चित रूप से दिखा देंगे कि मेरे दादा की मानसिक शक्ति इस समय पहले से अधिक स्पष्ट है। वाणी और गति से वंचित होकर मोन्सियो नोर्तिएर हाँ के लिए आंखें बंद करते हैं और रन के लिए उन्हें कई बार झपकाते हैं। अब आपके पास उनसे वार्तालाप करने का पूरा साधन है। प्रयास कीजिए। वृद्ध ने वेलांतिन को ऐसी स्नेह और कृतज्ञता से भरी दृष्टि से देखा कि नोटरी भी उसे समझ गया। क्या आपने और समझ लिया जो आपकी पौत्री ने अभी कहा? नोटरी ने पूछा। नोर्तियर ने धीरे से आंखें बंद की, फिर खोल दी। और आप उसकी बात से सहमत हैं? अर्थात उसने जो संकेत बताए वही वे संकेत हैं जिनसे आप स्वयं को व्यक्त करते हैं? हाँ, वृद्ध ने दोहराया। आपने मुझे बुलवाया? हाँ। अपनी वसीयत बनाने के लिए? हाँ। और आप नहीं चाहते कि मैं बिना वसीयत बनाए चला जाऊं? रोगी ने बार बार तीव्रता से पलकें झपकाईं। अच्छा, मोन्सियो, युवती ने पूछा, अब आप समझ गए और आपकी अंतरात्मा संतुष्ट है? नोटरी के उत्तर देने से पहले विलेफोर उसे एक ओर ले गया। मोन्सियो, उसने कहा, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जैसा प्रहार मोन्सियो नोर्तियर दे विलेफोर ने सहा है उसे सहकर भी मानसिक रूप से अक्षुण्ण रह सकता है? मुझे ठीक ठीक उसी बात की चिंता नहीं है।
नोटरी ने उत्तर दिया। किंतु मैं यह अवश्य सोचता हूं कि हम उनके विचारों का अनुमान कैसे लगा पाएंगे ताकि उत्तर प्राप्त कर सकें। आप देख रहे हैं, यह असंभव है, विलेफोर ने कहा। वेलांतिन और वृद्ध यह वार्तालाप सुन रहे थे। नोर्तियर वेलांतिन को इतनी दृढ़ता और आग्रह से देख रहा था कि स्पष्ट था वह उससे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहा है। मॉन्सियो, उसने कहा, उसकी चिंता मत कीजिए। चाहे यह आपको कितना ही कठिन या असंभव क्यों न प्रतीत हो, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे दादा के विचार कैसे झात किए जा सकते हैं, इस प्रकार कि आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएं। मैं 6 वर्षों से मोन्सियो नोर्तियर के साथ हूँ। उनसे ही पूछ लीजिए कि इन 6 वर्षों में उनकी कोई भी इच्छा कभी मेरे समझे बिना उनके हृदय में दबी रह गई हो। नहीं, वृद्ध ने संकेत दिया। तो चलिए प्रयास करते हैं, नोटरी ने कहा। क्या आप इस युवती को अपना दुभाषिया स्वीकार करते हैं? रोगी ने सहमति का संकेत दिया। अच्छा, अब मोन्सियो, आप मुझसे क्या चाहते हैं और वह कौन सा कृत्य है जिसे आप संपन्न करना चाहते हैं? वेलांतिन ने वर्णमाला के अक्षर एक एक कर बोलना आरंभ किया और पर पहुंचते ही नोर्तियर ने उसे रोक दिया। सज्जन अक्षर चाहते हैं, नोटरी ने कहा। यह स्पष्ट है। रुकिए, वेलांतिन बोली। फिर दादा की ओर मुड़कर ता ते उन्होंने दूसरे शब्दांश पर उसे रोक दिया। तब वेलांतिन शब्दकोश ले आई और नोटरी की निगरानी में पृष्ठ पलटने लगी। टेस्टामेंट, उसकी उंगली ने कहा, नोर्तियर की आंखों के निर्देश से। टेस्टामेंट, नोटरी पुकार उठा। यह तो अत्यंत स्पष्ट है। सज्जन अपनी वसीयत बनाना चाहते हैं। हाँ, नोर्तियर ने कई बार संकेत किया। आपको मानना होगा, मोन्सियो, यह अद्भुत है, नोटरी ने विस्मय से विलेफोर से कहा। हाँ, निस्संदेह है, दूसरे ने उत्तर दिया। वसीयत स्वयं और भी अधिक अद्भुत होगी, क्योंकि मुझे सचमुच नहीं लगता कि इस अंतिम इच्छा पत्र की धाराएं स्वयं कागज पर शब्द प्रति शब्द उतर आएंगी, बिना मेरी पुत्री की चतुर प्रेरणा के। और संभव है कि वेलांतिन का इस वसीयत में इतना प्रत्यक्ष हित हो कि वह मोन्सियो नोर्तियर दे विलेफोर की धुंधली इच्छाओं की उपयुक्त दुभाषियां न मानी जाए। नहीं, नहीं, रोगी ने कहा। क्या वेलांतिन का आपकी वसीयत में कोई हित नहीं? मोन्सियो दे विलेफोर ने पूछा। नहीं, नोर्तियर ने संकेत किया। इस परीक्षण के परिणाम से नोटरी अत्यंत प्रसन्न हुआ और इस चित्रात्मक प्रसंग को आगे सुनाने के लिए उत्सुक हो उठा। मोन्सियो, उसने कहा, अब मुझे वह कार्य जो एक क्षण पहले असंभव प्रतीत हो रहा था, अत्यंत सरल लगने लगा है। यह वसीयत अत्यंत सरल रूप से मिस्टिक होगी, अर्थात वह प्रकार जो विधि में स्वीकृत है, बशर्ते कि उसे 7 साक्षियों के समक्ष पढ़ा जाए, उन्हीं की उपस्थिति में वसीयतकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाए और नोटरी द्वारा उन्हीं की उपस्थिति में सीलबंद किया जाए। समय की दृष्टि से भी यह सामान्य वसीयत से अधिक नहीं लगेगा। प्रारंभ में वे औपचारिकताएं होंगी जो सदैव समान रहती हैं, और जहां तक विवरणों का संबंध है, उनमें से अधिकांश स्वयं वसीयतकर्ता की संपत्ति की स्थिति से और आपसे प्राप्त हो जाएंगे, जिन्होंने उसकी संपत्ति का प्रबंधन किया है और उससे परिचित हैं। साथ ही इस वसीयत को निर्विवाद बनाने के लिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ हस्ताक्षरित और सीलबंद हो। मेरे एक सहकर्मी मेरे सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे और प्रथा के विपरीत वसीयत लिखे जाने के समय भी उपस्थित रहेंगे। क्या यह आपको संतोष देता है, मोन्सियो? उसने वृद्ध की ओर मुड़ते हुए कहा। हाँ, नोर्तियर ने समझ लिए जाने की प्रसन्नता से संकेत किया। वह क्या करने जा रहा है? विलेफोर ने मन ही मन सोचा। जिसकी उच्च स्थिति उसे अपने भाव प्रकट करने की अनुमति नहीं देती थी,
और जो किसी भी दशा में अपने पिता की मंशा का अनुमान नहीं लगा सकता था। वह मुड़ा कि उस दूसरे नोटरी को देखे जिसका उल्लेख पहले ने किया था, पर बारोआ सब सुनकर और अपने स्वामी की इच्छाओं का पूर्वानुमान कर पहले ही जा चुका था। अतः राज अभियोजक ने अपनी पत्नी को बुलवाया। एक चौथाई घंटे बाद सब रोगी के कक्ष में एकत्र थे और दूसरा नोटरी भी आ पहुंचा। दोनों अधिकारियों ने शीघ्र सहमति बना ली। नोर्तियर को एक सामान्य और प्रचलित प्रकार का अंतिम इच्छा पत्र पढ़कर सुनाया गया। फिर मानो उसकी बुद्धि को परखने के लिए पहला नोटरी उसकी ओर मुड़ा और बोला, जब कोई व्यक्ति वसीयत बनाता है मोन्सियो, तो वह किसी के पक्ष में बनाता है। हाँ, नोर्तियर ने संकेत किया। क्या आपको अपनी संपत्ति की मात्रा का कुछ अनुमान है? हाँ, मैं कुछ राशियां क्रमशः बढ़ते क्रम में कहूंगा। जब मैं उस पर पहुंचूं जिसे आप सही मानते हैं, तो मुझे रोक दीजिए। हाँ, इस प्रश्नोत्तर में एक प्रकार की गंभीरता थी। कभी भी मन और पदार्थ के संघर्ष का दृश्य इतना स्पष्ट न हुआ था, और उससे उत्पन्न दृश्य यदि महान न भी कहा जाए, तो कम से कम अत्यंत जिज्ञासापूर्ण अवश्य था। सब नोर्तियर के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। दूसरा नोटरी लेखन के लिए मेज पर बैठ गया। पहला उसके सामने खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा, क्या आपकी संपत्ति 3 लाख फ्रांक से अधिक है? नोर्तियर ने संकेत किया कि है। क्या आपके पास 4 लाख फ्रांक हैं? नोटरी ने पूछा। नोर्तियर स्थिर रहा। 5 लाख। अब भी कोई गति नहीं। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। नोर्तियर ने संकेत किया। हाँ। आपके पास 9 लाख फ्रांक हैं? हाँ। अचल संपत्ति में? नोटरी ने पूछा। नोर्तियर ने कहा, नहीं। सरकारी बांड में? नोर्तियर ने कहा, हाँ। और क्या ये बांड आपके पास सुरक्षित हैं? बारवा की ओर एक दृष्टि गई और वृद्ध सेवक तत्काल बाहर गया और कुछ ही क्षण में एक छोटी पेटी लेकर लौट आया। क्या आप हमें यह पेटी खोलने की अनुमति देंगे? नोटरी ने पूछा। नोर्तियर ने कहा, हाँ। पेटी खोली गई तो उसमें 9 लाख फ्रांक के सरकारी बांड निकले। पहला नोटरी उन्हें एक एक कर अपने सहकर्मी को देता गया। नोर्तियर द्वारा बताई गई राशि बिल्कुल सही थी। ठीक है, नोटरी ने कहा, यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की बुद्धि अक्षुण्ण है। फिर वह रोगी की ओर मुड़ा और बोला, तो आपके पास 9 लाख फ्रांक की पूंजी है, जो इस प्रकार निवेशित होकर आपको लगभग 40,000 लिब्र की आय देती होगी? हाँ, नोर्तियर ने संकेत किया। आप ये संपत्ति किसे देना चाहते हैं? ओह, मादाम दे विलेफोर बोली, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। मोंसियो नोर्तियर केवल अपनी पौत्री मादेमोआजेल वेलांतिन द विलेफोर से प्रेम करते हैं। 6 वर्षों से उसने उनकी सेवा की है और इस समर्पित देखभाल ने उसके दादा का स्नेह, बल्कि कहूं तो कृतज्ञता भी जीत ली है। अतः यह न्यायोचित है कि उसकी भक्ति का कुछ प्रतिफल उसे मिले। नोर्तियर की आंखें चमक उठीं, मानो यह दर्शाने को कि वह मादाम द विलेफोर द्वारा उसके अनुमानित इरादों पर दी जा रही इस कृत्रिम स्वीकृति से धोखा नहीं खा रहा। तो क्या आप इन 9 लाख फ्रांक को मादेमोआजेल वेलांतिन दे विलेफोर के लिए छोड़ना चाहते हैं? नोटरी ने पूछा, यह सोचते हुए कि उसे बस यह उपबंध लिखना है। पर फिर भी इस असाधारण दृश्य के सभी साक्षियों के समक्ष नोर्तियर की स्वीकृति सुनिश्चित करना चाहता था। वेलांतिन पीछे हट गई थी और आंखें झुकाए रो रही थीं। वृद्ध ने एक क्षण उसे अत्यंत कोमल स्नेह की दृष्टि से देखा, फिर नोटरी की ओर मुड़कर अपनी पलकें अत्यंत दृढ़ता से झपकाईं। नहीं, नोटरी ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि आप मादेमो आजेल वेलांतिन द विलेफोर को अपनी एकमात्र उत्तराधिकारी
और वारिस नियुक्त नहीं करना चाहते? नोर्तियर ने कहा। नहीं। क्या आप निश्चित हैं कि आप भूल नहीं कर रहे? नोटरी ने कहा। क्या आप सचमुच नहीं कह रहे हैं? नहीं, नोर्तियर ने दोहराया। नहीं। वेलांतिन ने सिर उठाया। वह विरासत से वंचित होने पर नहीं, बल्कि उस भावना पर आश्चर्यचकित थी जो सामान्यतः ऐसी क्रिया को प्रेरित करती है। पर नोर्तियर उसे इतनी कोमलता से देख रहा था कि उसने कहा, ओह दादाजी, मैं समझती हूँ, आप केवल मुझे अपनी संपत्ति से वंचित कर रहे हैं, पर अपना हृदय मुझे ही दे रहे हैं। हाँ, रोगी की आंखों ने दृढ़ता से बंद होकर संकेत दिया, जिसे वेलांतिन समझने में चूक नहीं सकती थी। धन्यवाद, धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। किंतु वृद्ध के इस प्रबल नहीं ने मादाम द विलेफोर के हृदय में एक अनपेक्षित आशा जगा दी। वह उनके समीप आई और बोली, तो प्रिय नोर्तिएर, क्या आप अपनी संपत्ति अपने पौत्र एडवार दे विलेफोर के लिए छोड़ रहे हैं? पलकों का एक तीव्र कंपन हुआ, जिसमें लगभग घृणा प्रकट हो रही थी। नहीं, नोटरी ने कहा। तो क्या अपने यहां उपस्थित पुत्र के लिए? नहीं, वृद्ध ने उत्तर दिया। दोनों नोटरियों ने विस्मय से एक दूसरे की ओर देखा, जबकि विलेफोर और उसकी पत्नी के गालों पर रक्त दौड़ आया, एक के लज्जा से, दूसरे के क्रोध से। पर हमने आपका क्या बिगाड़ा है दादाजी? वेलांतिन ने कहा। क्या आप अब हमसे प्रेम नहीं करते? वृद्ध की आंखें तीव्रता से पुत्र और पुत्रवधू के पार गईं और गहरे स्नेह की दृष्टि से वेलांतिन पर ठहर गईं। अच्छा, उसने कहा, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे प्रिय दादाजी, तो अपने इस कार्य को उसी प्रेम से जोड़कर देखिए। आप मुझे जानते हैं, आपने देखा है कि मैंने कभी आपकी संपत्ति को महत्व नहीं दिया। और वैसे भी लोग कहते हैं कि मैं अपनी माता की ओर से समृद्ध हूं, अत्यधिक समृद्ध। अतः स्पष्ट कहिए। नोर्तियर की दृष्टि वेलांतिन के हाथ पर ठहर गई। मेरा हाथ? उसने पूछा। हाँ, नोर्तियर ने संकेत किया। उसका हाथ, सबने एक साथ कहा। देखिए सज्जनों, विलेफोर ने कहा, अब आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यह व्यर्थ है और मेरे दयनीय पिता अस्वस्थ हैं। आह, मैं समझ गई, वेलांतिन ने अचानक कहा। आप मेरे विवाह की बात कर रहे हैं, है ना दादाजी? हाँ, 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 रोगी ने 3 बार संकेत किया। प्रत्येक बार पलक उठते ही उसकी आंखों में ज्वाला चमक उठी। आप हमें इस विवाह के लिए दोष दे रहे हैं? हाँ, पर यह तो असंगत है, विलेफोर ने कहा। इसके विपरीत, यदि मैं कह सकूं, नोटरी ने कहा, तो यह सब अत्यंत तार्किक है और मुझे पूर्णतः संगत प्रतीत होता है। आप नहीं चाहते कि मैं मोंसियो फ्रांच दैपिने से विवाह करूं? नहीं चाहता, वृद्ध की आंखों ने कहा। और आप अपनी पौत्री को इसलिए वंचित कर रहे हैं क्योंकि वह ऐसे संबंध में बंध रही है जिसे आप स्वीकृत नहीं करते? नोटरी ने कहा। हाँ, नोर्तियर ने संकेत किया। अर्थात यदि यह विवाह न हो तो वही आपकी उत्तराधिकारी होगी। हाँ, इस पर सबके ऊपर गहरा मौन छा गया। दोनों नोटरी एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। वेलांतिन ने हाथ जोड़कर दादा को कृतज्ञ मुस्कान दी। विलेफोर ने अपने पतले होंठ काटे। मादाम द विलेफोर अपने चेहरे पर उभर आई, प्रसन्नता की झलक रोक न सकी। मौन को सबसे पहले विलेफोर ने तोड़ा, पर उसने अंततः कहा, मुझे प्रतीत होता है कि इस संबंध के लाभों का आकलन करने का अधिकार केवल मुझे है। मैं ही अपनी पुत्री के हाथ का स्वामी हूं और मैं चाहता हूं कि वह मोंसियो फ्रांस दैपिने से विवाह करे। अतः वह विवाह करेगी। वेलांतिन रोती हुई कुर्सी पर गिर पड़ी। मोंसियो, नोटरी ने वृद्ध से कहा, यदि मादेमोआजेल वेलांतिन मोंसियो फ्रांस जबीवे की है,
फ्रांस से विवाह कर लेती हैं, तो आप अपनी संपत्ति का क्या करना चाहते हैं? वृद्ध तनिक भी नहीं हिले। तथापि आप उसे किसी को तो देना चाहते हैं। हाँ, नोर्तियर ने संकेत किया। क्या अपने परिवार में किसी को? नहीं, तो निर्धनों को? हाँ, पर आप जानते हैं कि विधि आपको अपने पुत्र को पूर्णतः वंचित करने की अनुमति नहीं देती। हाँ, तो आप केवल वही अंश देंगे जिसे विधि आपको परिवार के बाहर देने की अनुमति देती है। नोर्तियर स्थिर रहे। आप फिर भी संपूर्ण राशि ही देना चाहते हैं? हाँ, पर आपके निधन के बाद वसीयत को चुनौती दी जाएगी। नहीं, मेरे पिता मुझे जानते हैं सज्जनों, विलेफोर ने कहा। वे जानते हैं कि उनकी इच्छाएं मेरे लिए पवित्र होंगी, और फिर वे यह भी जानते हैं कि मेरी स्थिति में मैं निर्धनों के विरुद्ध वाद नहीं कर सकता। नोर्तियर की आंखों में विजय की चमक आ गई। आप क्या करेंगे, मोन्सियो? नोटरी ने विलेफोर से पूछा। कुछ नहीं, यह निर्णय मेरे पिता का है, और मैं जानता हूं कि वे अपना मन नहीं बदलते। अतः मैं समर्पित हूं। ये 9 लाख फ्रॉक हमारे परिवार से निकलकर किसी परोपकारी संस्था को समृद्ध करेंगे। पर मैं एक वृद्ध पुरुष की सनक के आगे नहीं झुकूंगा। मैं अपने विवेक का पालन करूंगा। ये कहकर विलेफोर और उसकी पत्नी चले गए, नोर्तियर को उसकी इच्छा के अनुसार वसीयत बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए। उसी दिन अंतिम इच्छा पत्र तैयार किया गया। साक्षियों को बुलाया गया और वृद्ध ने दस्तावेज को उनकी उपस्थिति में स्वीकृति दी। फिर उसे सीलबंद कर परिवार के अधिवक्ता देशाओं के पास जमा कर दिया गया।